नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। बीते 8 और 9 दिसंबर को हुए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तराखंड सरकार के साथ देश और विदेश के निवेशकों ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3.5 लाख करोड़ के अलावा और भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास हैं, जिसकी अभी समीक्षा होना बाकी है। उन्होंने कहा अभी तक 44,000 करोड़ की एमओयू की गुंजाइश यहां पर आप देखिए ग्राउंड पर है और जिस पर पूरी तरह से काम किया जा चुका है, ग्राउंडिंग की है, जबकि अन्य एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा देश और दुनिया के निवेशकों ने उनकी सरकार पर भरोसा जताया है और इन लोगों ने उत्तराखंड आकर सरकार के साथ लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कहा है कि कई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास ऐसे हैं जिनका भी परीक्षण होना है और ये संख्या आगे बढ़ेगी, तो इसी के साथ उन्हें धरातल पर उतारने की जरूरत है। और काफी तरीके से आप देखिए ये जरूरी भी है कि ये जमीनी सतह तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया है। और इसकी समीक्षा कैसे होगी? देखिए, मेरे पूरे देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी हमने जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है। तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार बीते 8 और 9 दिसंबर को हुए उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 2023 है। उत्तराखंड सरकार के साथ देश और विदेश के निवेशकों ने करीब 3,500 करोड़ रुपए का एमओयू यहां पर साइन कर दिया है, जो एक आम जनता के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं है। जिस तरह से सीएम पुष्कर धामी की तरफ से भी बड़ी बात कही गई थी कि ज्यादातर निवेशक जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां पर रोजगार के भी साधन बनेंगे, युवाओं को साथ जोड़ने की भी बात हो रही है। और साथ ही ये भी बताते चले कि लगातार आप देखिए निवेशकों के उत्तराखंड में किस तरह से निवेश जो है वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन 44,000 करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग यहां पर की है और जबकि अन्य एमओयू को धरातल उतारने पर काम पूरी तरह से चल रहा है। इस पर अपनी निगरानी यहां पर सीएम की तरफ से रखी गई है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का आभार भी वो व्यक्त करते हुए नजर आए। लेकिन ये इन्वेस्टर समिट यहां पर देखा था आपने किस तरह से हुआ, लेकिन इन्वेस्टर मीट को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सौगात से कम नहीं है उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर में अंदर आप देखिए किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, निवेश करने की बात यहां पर हो रही है। 3,500 करोड़ रुपए का जो एमओयू है वो फिलहाल साइन करने की बात सामने आई, लेकिन उस बीच में कितना फायदा उत्तराखंड की जनता का होगा, इसी पर हमारे संवाददाता संचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए विकास को लेकर काम गति से चल रहा है, लेकिन एमओयू साइन हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखिए इन्वेस्टर समिट जो है वो उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। क्या लगता है कितनी बड़ी एक सौगात है उत्तराखंड की जनता के लिए ये? देखिए, जिस तरीके से 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसको लेकर के जब सरकार ने तैयारियां की थी तो सरकार के मन में एक संशय था कि उनका ये जो कार्यक्रम जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का उत्तराखंड के अंदर है वो किस तरीके से रहेगा, क्या सफल रहेगा, क्या साइन हो पाएंगे या नहीं। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयास से आपने देखा कि उत्तराखंड ने 3,52,000 रुपए के 3 लाख करोड़ के जो एमओयू थे उसे साइन किया। और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो अडानी ग्रुप था, चाहे वो एमआर ग्रुप था, चाहे वो पतंजलि था,
चाहे वो अंबानी, तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उत्तराखंड आए। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने उत्तराखंड में निवेश करने की इच्छा जताई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा स्कोप दिखता है निवेश करने का, जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा फायदा पहुंचेगा। और आप लेकिन देखिए संजय, कि तो उस बीच में 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश होना है वो किस किस क्षेत्र में यहाँ पर करवाने की बात कही गई है, जरा वो बताएंगे? तो देखिए, आज उसकी हाई लेवल मीटिंग है और तमाम जो फैशन इंडस्ट्री की आप बात करें, आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, जितना भी उत्तराखंड के अंदर जो पोटेंशियल है उसको निकालने की उन्होंने बात करी कि उत्तराखंड की, क्योंकि अगर ज्योग्राफिक तरीके से आप देखेंगे तो उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन का काम है बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन बाकी अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तराखंड के अंदर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बड़ी इंडस्ट्री लगाना उतना पॉसिबल नहीं है। उसको देखते हुए उत्तराखंड के अंदर आज हाई लेवल मीटिंग की जा रही है 6 बजे, जिसमें मुख्य सचिव और तमाम जो विभागों के अधिकारी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के साथ जो MOU किए गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि उनको किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहाँ उनको जगह दी जाएगी। सांची, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्टेप रहता है वो ज्यादातर फोकस करते हैं जिस तरह से युवाओं को साथ जोड़ने को लेकर, और नया क्या कुछ कर सकते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए, क्या कुछ इस वक्त नए कदम उठाने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी? देखिए, अगर इस इवेंट को पॉलिटिकली देखा जाए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली युवाओं को इससे टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्री लगती है तो उत्तराखंड के युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा और लाभान्वित होंगे। और उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा पलायन और रोजगार है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के अंदर युवा, आपने देखा होगा तमाम समय पे जो आंदोलन है वो करते रहते हैं। और इस वक्त जो नौकरी पैदा करने की बात की गई है, जो नौकरी बढ़ाने की बात उत्तराखंड के अंदर की गई है, उसको इन्वेस्टर समिट से बड़ा मौका नहीं हो सकता था। और आज देखिए कि उसके ऊपर लगातार सरकार काम कर रही है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन उत्तराखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा, जिसमें उत्तराखंड के जो 5 लोकसभा सीटें उससे चुनाव लड़ा जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री अपने इस पक्ष को पहले ही मजबूत करके चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी चुनावी रण में उतरेगी तो उनके पास इस मुद्दे के ऊपर कोई भी बात करने के लिए नहीं रहेगी। यानी कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की लगातार बैठकें चल रही हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर इस इन्वेस्टर समिट को देखा जाए तो लोकसभा चुनावों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन कितना फायदा रहेगा बीजेपी को? देखिए, ये इन्वेस्टर समिट जब उत्तराखंड के अंदर हुई तो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग थे उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, उनको बुला करके बताया गया कि आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से निवेश को बढ़ाने की बात तो की गई है कि उत्तराखंड में निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो उससे उत्तराखंड के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका निश्चित तौर पर फायदा हो रहा है। और आज वो उत्तराखंड की सरकार के ऊपर एक भरोसा जता पा रहे हैं, क्योंकि जो बात निवेश को लेकर के, आज देखिए उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म पॉलिसी बन रही है और आप देखिए कि तमाम जो बॉलीवुड के जो लोग हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड के अंदर जो फिल्म पॉलिसी बनाई जा रही है वो दिखाई जा रही है और इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है, उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। और लोग उत्तराखंड की जो जनता ने वादे किए थे रोजगार के, यहाँ पर रोजगार बढ़ाने के, और जो लोकल फूड की बात करें, लोकल जो प्रोडक्ट है उनको भी इस माध्यम से आकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिमालयन एक कंपनी है उसको, एक अम्ब्रेला कंपनी थी उसका नाम बनाया, वो उत्तराखंड की लोकल इंडस्ट्री, उन्होंने आकर के उनका प्रोत्साहन किया और साथ ही साथ उनका विमोचन भी किया। उससे बड़ी बात आप देखिए कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अगर साल में 5000 शादियां कर दी जाए, वेडिंग इंडिया का उन्होंने उत्तराखंड का उन्होंने नारा दिया कि वेडिंग उत्तराखंड अगर की जाए तो उत्तराखंड अगर 5000 शादी साल भर में कर लेता है तो उत्तराखंड की आर्थिक में बड़ा फायदा। ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा काम हो रहा है और इन्वेस्टर समिट उसके साथ जोड़कर देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कवायद तेज किए हुए है। अब देखना ही होगा कि आने वाले चुनावों में किस तरह से उत्तराखंड के अंदर फायदा मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, देहरादून में आपको लिए चलते हैं और देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
खेल मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम युवा कल्याण एवं प्रतिरक्षा दल की ओर से किया गया है और इस कार्यक्रम में न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा यहां पर देखी जा रही है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में खेल महाकुंभ में शामिल सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की ओर से हमेशा सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाता है और सरकार ने इस क्रम में प्रोत्साहन की राशि भी बढ़ाई है। तो आउट ऑफ टर्न जो व्यवस्था देखी गई है वो यहाँ पर खेल कोर्ट प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही खेल मंत्री ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा है वो जरा देख लीजिए। अल्मोड़ा के हमारे इसी क्रम में जनपद बागेश्वर। सर, खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई आज से। नए रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है। कैसे देखते हैं, क्योंकि अगले साल राष्ट्रीय खेल भी है? मैं सबसे पहले तो खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं। और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। और मुझे लगता है हम सबके समेकित प्रयासों से जहां हमारा आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है वो भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ आयोजित होगा। उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सभी का इसमें सहयोग मिलेगा तो यह भी हमारा एक अच्छा, जैसे और हमारे आयोजन संपन्न हुए हैं उसी प्रकार से इसमें भी सफल आयोजन होगा। सर, हर खिलाड़ियों को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रम में ही अभी तक विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किए हुए है, चाहे वो 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे का विषय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना का विषय हो, 14 से 13 मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का विषय हो, या आउट ऑफ टर्न का विषय हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल महाकुंभ के लिए विशेषता है जो पहले, दूसरी और तीसरे स्थान पर हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए खेल किट दिए जाने की आज जो एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर हुई है तो बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इन कदमों की और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की नितांत आवश्यकता हमेशा से रही है। और माननीय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे किशोर बच्चों को भी जो इसका आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से इससे खिलाड़ियों को बल मिलेगा। पीआरडी स्थापना के दिन जवानों द्वारा किए गए हंगामे के बाद शासन ने यहां नियमावली में बदलाव कर दिया है। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने दी है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि यहां नियमावली में संशोधन किया गया है जिसमें रिटायर्ड व भर्ती की उम्र कल्याण कोष के संदर्भ में पीआरडी नई भर्ती का प्रकरण, आश्रितों की यहां पुनर्नियुक्ति, महिलाओं को विशेष अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश पर वेतन कटौती न हो, उसके सहित कई मसलों पर संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यहां पर ये नियमावली प्रख्यापित होगी और इसका शासना आदेश जारी होगा, जिसके बाद सभी के बीच ये आदेश रखा जाएगा। देखिए, पीआरडी नियमावली में संशोधन हुआ है और उस संशोधन के निमित्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हाईलाइटिंग, जो उनके हित में उनकी हमेशा से अपेक्षा रही है और उसी रिगार्डिंग जो है संशोधन किए गए हैं। चाहे उनकी भर्ती की उम्र हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की उम्र है, चाहे उनके कल्याण कोष के संदर्भ में हो, चाहे पीआरडी की नई भर्ती का प्रकरण हो, चाहे उनके मृत आश्रितों के संदर्भ में उनको पुनः नियुक्ति के संदर्भ में हो, अथवा उनकी छुट्टी का विषय हो, अथवा गर्भवती महिला होने के उस पर उनको छुट्टी मिल सके, राष्ट्रीय अवकाशों पर उनका वेतन कटौती ना हो,
ये सारी चीज़ें हैं जो कि नियमावली के अंतर्गत लेकर आई गई हैं। जैसे ही नियमावली प्रख्यापित होगी, उसका आदेश निकलेगा, निश्चित रूप से जो है फिर आपके मध्य में जो जो उनके हितार्थ हमने निर्णय लिए हैं वो आपके मध्य। किसमें गिरफ्तारी? नहीं, अभी एक बार फिर से उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल में कोविड की यहां जीएन वेरिएंट के ही यहां बढ़ते मामले के चलते आप देखिए केंद्र ने भी सभी राज्यों को सावधानी बरतने की बात कहती है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस वेरिएंट से संबंधित किसी मरीज की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, जिसके लिए सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर दी जा चुकी है। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल की बात करें तो ये वेरिएंट को लेकर यहां अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल के अनुसार जिस तरह पूर्व में कोविड से अस्पताल ने आप देखिए बखूबी निपटने का काम किया, इस बार भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हाँ देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना के थोड़े नए केसेज आने शुरू हुए हैं और लगभग 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद ये इंडिया में भी केरल में कुछ केसेज और कर्नाटका में केसेज मिले हैं। तो इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी जिस तरह से पहले हम लोग इस आपदा से मुक्ति पाए हैं उस वही सब हमें अभी भी करना है, जिसमें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, मास्क का बहुत ही उचित उपयोग करना है, स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, पुराने बीमार हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या कैंसर की बीमारी, इन सब के मरीजों में ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, तो इन सब को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई भी जिसका कोविड वैक्सीन का कैंडिडेट है तो वो अपनी कोविड वैक्सीन भी ज़रूर से ले ले, जिससे कि इसके प्रकोप से बचे रहें। और बाकी आप सबके माध्यम से एक बार मैं पुनर्अपील करता हूं कि सभी लोग मास्क का उचित उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। तो देहरादून में मुख्य जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक निजी अखबार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अखबार का दावा है कि अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और एक गर्भवती महिला की फाइल तैयार करने में अस्पताल को 3 घंटे का वक्त लग जाता है। अस्पताल की व्यवस्था पर उठे हुए इन सवालों पर सफाई देते हुए अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। अनुराग अग्रवाल के अनुसार किसी भी मरीज की फाइल बनने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। साथ ही सीएमएस ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आया है तो वे तत्काल रूप से इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ देखिए, इसमें पहले मैं किसी भी जवाब देने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। हमारा दून अस्पताल एक बढ़ता हुआ अस्पताल है, जिसमें आपने देखा कि ये 2 नई बिल्डिंग, एक ओपीडी बिल्डिंग और एक न्यू इमरजेंसी ओटी बिल्डिंग सामने आपके आई हैं। इसके अलावा जो पुराना गायनी अस्पताल था उसको तोड़ा भी गया है और बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर वो एक बहुत ही अच्छा 550 बेड की 9 मंजिला बिल्डिंग हमारे सामने आ जाएगी, जिससे मरीजों की सुविधाएँ बहुत बढ़ जाएंगी। इस बीच में कुछ अव्यवस्था का होना एक हम लोग के लिए है, लेकिन इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश पूरी करते हैं कि असुविधा ना हो। तो ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग में गायनी की इमरजेंसी भी चलती है और जिस तरह से वो खबर छपी है कि 3 घंटे फाइल बनने में लगते हैं, किसी एक फाइल या अनफॉर्चुनेट किसी 1-2 मरीज की मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दिन में 40 से ज़्यादा मरीज गायनी इमरजेंसी में भर्ती होते हैं और जहाँ पर जो एवरेज फाइल बनने का टाइम है वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कई बार अगर हाँ नेट डाउन है तो उस केस में भी हम लोग फाइल तो बना लेते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन में टाइम लग जाता है। लेकिन इसके अलावा 3 घंटे फाइल का कोई अगर हम लोग आप अगर हमें नाम के साथ में देंगे तो हम ज़रूर संज्ञान में लेंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी कोताही, क्योंकि बार बार सबके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप इमरजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी है, सब लोग वहाँ अलर्ट मोड पर काम करते हैं, तो ऐसे में 3 घंटे फाइल का लेट होना मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा और कुछ भी जो भी हम लोग ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल और सुदृढ़ संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने यहां प्रदेश के प्राइवेट स्टार्टअप को विभाग की ही स्पेसिफिक एप्स बनाने के लिए आमंत्रित किया है।
और आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसमें प्राइवेट स्टार्टअप को देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र के लिए एक ऐसी स्पेसिफिक ऐप्स बनाने के लिए आमंत्रित किया है कि यहां पर ये ऐप बनाई जाएगी जिसमें यातायात को लेकर हर मोड़ की जानकारी आम लोगों को प्राप्त हो सके। इस योजना को जहां आम लोगों को लाभ मिलेगा और ये भी बताते चलें कि ये योजना काफी तरीके से लाभदायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि जहां इसका लाभ मिलेगा वहीं नए स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। एक हमारी तरफ से एक प्लान बनाया गया है कि प्राइवेट जो या स्टार्टअप्स जो लड़के कर रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए कि वो लोग आएँ हमारे एरिया के लिए, हमारे देहरादून या हरिद्वार के लिए स्पेसिफिक ऐप बना के डिवाइस करें जिससे कि सारे मोड्स की जानकारी उस ऐप पर हो, जिसके संबंध में हमारी वार्ता भी चल रही है और इसी चीज़ पर आरटीए की बैठक में विचार किया जाएगा कि इस कार्य को जल्दी से। मुझे बताना कि पब्लिक फील क्या है, जैसे कि अभी एक तो गली मोहल्ले तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण यहां सीएनजी ऑटो के नए परमिट खोलने की तैयारी में है। ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों को सीएनजी ऑटो के परमिट देकर यहां डोर टू डोर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव 23 दिसंबर को आरटीए की बैठक में पेश किया जाएगा और इसे लेकर यहां ऑटो संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑटो यूनियन का कहना है कि नए परमिट दिए जाने से सड़कों पर नए ऑटो आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी और वहीं ऑटो संचालकों का रोजगार प्रभावित होगा, जिस पर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि नए परमिट उनके लोगों की काफी पुरानी डिमांड है, उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो अभी ई रिक्शा या अन्य वाहन चला रहे हैं। इससे ये परमिट धारक जो नियम है उसके दायरे में ऑटो चलाएंगे। इसका असर ऑटो संचालकों पर नहीं पड़ेगा और कहा कि यहां पर मैक्स अस्पताल तक अनुमति देने पर ऑटो को मालसी क्षेत्र में ऊंचाई तक जाना पड़ेगा जो ऑटो के लिए आसान नहीं होगा और इस तरह जॉली ग्रांट तक जाने पर वहां से स्थानीय टैक्सी संचालक इसका विरोध करेंगे, इसलिए ये अनुमति नहीं दी जा रही। ये नए परमिटों के बारे में जो निर्णय होने जा रहा है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास निरंतर एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों की, आम पब्लिक की, कि वो लोग और सीएनजी या एलपीजी का ऑटो लेना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक ऑटो की एज काफ़ी कम होती है जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या भी सुनी जाएगी। और देहरादून में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर कि ग्रेडियंट काफ़ी हाई है, जहाँ पर कि इस तरह के वाहन नहीं जा पाते हैं, वहाँ के क्षेत्रों के लिए भी हमें ऐसे ऑटो जो सीएनजी या एलपीजी से चलते हों उनको यूटिलाइज करने के लिए इस पर विचार। उत्तराखंड के ही यहाँ पर पौड़ी जिले स्थित लैंसडाउन के अंदर यहाँ ये लैंसडाउन इलाका है जिसमें डॉपलर वेदर रडार अब शुरू हो गया है और जिसके चलते मौसम का सटीक अलर्ट मिल पाएगा। आपको ये बताते चलें कि ये रडार यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्ण अनुमान देगा। वहीं पौड़ी जिले के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के कुछ हिस्सों की मौसम की ये सटीक जानकारी भी अब दे यहाँ पाएगा और साथ ही आपको बताते चलें कि पूरी तरह से अगर ये जानकारी मिल सकेगी तो किस तरह से आने वाले समय में इसका फायदा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पौड़ी में लगे इस डॉपलर रडार का उद्घाटन जल्द कराया जाएगा। करीब 6 करोड़ की लागत से लगे हुए इस डॉपलर रडार से फिलहाल रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और दून केंद्र को भी इससे मौसम पूर्ण अनुमान के लिए डाटा मिल रहा है। बताते चले कि इससे पहले मुक्तेश्वर और सरकुंडा में भी डॉपलर वेदर रडार लग चुके हैं। तो विकासनगर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निरंजन के द्वारा यहां ओवरलोडिंग ई रिक्शा के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत आरटीओ द्वारा ही यहां पर आप देखिए ये एआरटीओ के द्वारा ओवरलोडिंग, ई रिक्शा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और 2 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई है। इस दौरान एआरटीओ ने यातायात नियमों का पालन करने और ओवरलोडिंग न करने की और वाहन चालकों को यहां पर आप देखिए कार्यवाही की भी किस तरह से बात कह दी है कि अगर ओवरलोडिंग होती है तो कार्यवाही हो सकती है। हमारे द्वारा जो मोटर वाहन अधिनियम में जितनी धाराओं में कागज कम पाए जाते हैं उनके प्रति चालान करते हैं। अभी तक हम 4 गाड़ियाँ बंद कर चुके हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। कौन कौन सी गाड़ियों को बंद किया और कौन कौन सी गाड़ियों की कार्रवाई हो रही है? अभी हमने ई रिक्शा भी बंद किया है, यूटिलिटी बंद करी है और टेम्पो ट्रेलर का चालान किया है। अगर इससे गाड़ी टैक्स जमा नहीं होगा वो बड़ा
रात में जा रही थी तो उनको चालान करके छोड़ दिया, उनको हिदायत दी गई और छोड़ दिया गया। सर ये कार्रवाई कहाँ की गई आज? अभी हमने विकास नगर से लेके और धर्मावाला आपका नाम और आपका पद? आपका नाम? इसके निरंजन, मुख्य प्रशासन अधिकारी, यहाँ के कार्यालय विकास नगर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।